नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का हमारा बिंदु है प्रगतिवाद। हिंदी साहित्य का इतिहास से जो टेस्ट है प्रगतिवाद, और आज का जो टेस्ट है वो हमारा टेस्ट संख्या है टेस्ट संख्या 19। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्रगतिवाद के हमारे चैनल पर या साहित्य के प्रत्येक विधा के 4 टेस्ट उपलब्ध हो गए हैं। क्योंकि इससे पहले भी मैं हिंदी साहित्य का इतिहास करवा चुका हूं। तो पहले जब करवाया था तब भी प्रत्येक विधा के 2 टेस्ट थे, या प्रत्येक क्या कहते हैं जिसको विधा नहीं, प्रत्येक वर्ग जिसे कह सकते हैं, जैसे प्रगतिवाद साहित्य प्रत्येक काल के 2 टेस्ट थे। और इस बार भी मैं 2 टेस्ट करवा रहा हूँ। जैसे इस बार हम प्रगतिवाद के 2 टेस्ट हैं, टेस्ट 19 और टेस्ट 20। 2 टेस्ट रहेंगे प्रगतिवाद के। और इससे पहले भी हमारे चैनल पर प्रगतिवाद से संबंधित 2 टेस्ट उपलब्ध हैं, टेस्ट 19 टेस्ट 20। आज का है जो हमारा टेस्ट 19 है, ये प्रगतिवाद से संबंधित है। प्रगतिवाद क्या है? प्रगतिवाद क्या है कि इसके बारे में कहा गया है कि राजनीति में जो मार्क्सवाद है साहित्य में वही प्रगतिवाद है। राजनीति में जो मार्क्सवाद है साहित्य में वही प्रगतिवाद है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसे हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो आदिकाल से प्रारंभ होता है, आदिकाल के बाद भक्ति काल आ जाता है, भक्ति काल के बाद जो है रीति काल आ जाता है, रीति काल के बाद आधुनिक काल आ जाता है। हमें ध्यान है आधुनिक काल को हमने आगे विभाजित किया गया है, उसके अंतर्गत भारतेंदु काल आ जाता है। फिर आ जाता है भारतेंदु काल में क्या था कि भारतेंदु काल में 2 प्रकार की रचनाएं लिखी गई थी, 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ था और 2 प्रकार की रचनाएं लिखी गई थी। कौन कौन सी? एक तो 2 प्रकार की क्या, तो एक तो देशभक्ति की रचनाएं भी लिखी गई थी और एक राजभक्ति की भी लिखी गई थी। क्योंकि भारतेंदु काल तक देश जो था वो गुलाम था अंग्रेजों का। तो ऐसी स्थिति में उस समय के जो लेखक थे उन्होंने दोनों ही प्रकार की रचनाएं लिखी थी, देशभक्तिपूर्ण रचनाएं भी लिखी थी और राजभक्तिपूर्ण रचनाएं भी लिखी थी। और रचनाओं की बात करें, भाषा की बात करें तो 2 प्रकार की भाषा थी। उन्होंने जो काव्य लिखा था वो तो उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा था, और जो गद्य लिखा था वो उन्होंने खड़ी बोली में लिखा था। अब आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की बात करें तो द्विवेदी युग में क्या था कि जैसे भारतेंदु काल में जो रीति काल में जो सौंदर्य का वर्णन चल रहा था, श्रृंगार का वर्णन चल रहा था, राजाओं की प्रशंसा चल रही थी, वो कहीं ना कहीं भारतेंदु काल में भी विद्यमान थी। अब भारतेंदु काल में वो जो विद्यमान थी तो कहीं ना कहीं उस श्रृंगार से, उस राजाओं की प्रशंसा से निकालकर द्विवेदी युग में क्या किया गया कि आदर्शात्मक लेखन हुआ, उपदेशात्मक लेखन हुआ, जिसमें आदर्श क्या हो सकता है। तो उसके लिए हम लोगों ने जैसे राम को चुना और राम के साथ साथ कृष्ण को भी चुना। तो कृष्ण को भी किस रूप में? लोक कल्याणकारी नायक के रूप में हमने उसको चुना और उससे संबंधित रचनाएं लिखी गई। हमारी संस्कृति जो रही है उसको भी बढ़ा चढ़ाकर इसके अंदर बताया गया, उसकी अधिक से अधिक प्रशंसा की गई और किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए, एक आदर्श पिता क्या होता है, एक आदर्श पुत्र क्या होता है, एक आदर्श नागरिक क्या होता है, एक आदर्श देशभक्त क्या होता है, ये सारी बातें उसमें थी। उपदेशात्मकता, इतिवृत्तात्मकता, ठीक है ना, ये सारी बातें उसके अंतर्गत रही थी। तो उस वक्त हमारी एक ही भाषा थी, खड़ी बोली। गद्य और पद्य की भाषा जो थी वो खड़ी बोली हो गई थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी उसके अगवा थे और प्रमुख रूप से मैथिल शरण गुप्त है, या ये बाकी सारे जो कवि आ जाते, ठीक है। उसके बाद छायावाद आता है। छायावाद में इतिवृत्तात्मकता से निकलकर मैं पर आ गया। अब व्यक्ति क्या छायावाद में अपने आप पर ही लिखने लग गया, स्वयं के दर्द, स्वयं की पीड़ाएं, स्वयं के भाव, अपने आप प्रत्येक लेखक स्वयं के बारे में ही लिख रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही छायावाद ये जब अति हो गई इसकी, तो उसके बाद आया प्रगतिवाद। तो जो 1935 ईस्वी में जो कमाईनी आई थी वो प्रसाद की अंतिम रचना थी, तो वहाँ से हम छायावाद का अंत मानते हैं। और 1935 में ही प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी पेरिस के अंदर, ठीक है ना। विश्व प्रगतिशील लेखक संघ है शायद उसका नाम, उसकी स्थापना पेरिस के अंदर हुई थी। फिर भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो है, ठीक है ना, वो सज्जाद जहीर और उन्होंने की थी।
वो भी 1935 में हुई थी। फिर उसका प्रथम जो अधिवेशन है वो लखनऊ में हुआ था। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की थी। तब प्रेमचंद जी ने कहा था कि अब हमें श्रृंगार से निकलकर और राजाओं की प्रशंसा से बाहर निकलकर हमें जो पीड़ित वर्ग है, जो उपेक्षित वर्ग है, उस पर हमें लिखना चाहिए। ये उन्होंने अध्यक्षीय भाषण में ऐसा कहा था, जो उपेक्षित वर्ग है उस पर हमें लिखना चाहिए। वो ये कहते हैं कि जो कवि हैं, जो साहित्यकार हैं, वो राजनीति के पिछलुगनी अगुआ है, वो राजनीति के अगुआ है। राजनीति वैसे वैसे चलती है जैसे वो देशभक्ति और जो राजनीति है उसके अगुआ है, जो लेखक हैं। तो इस तरह से उन्हें इसका नेतृत्व करना चाहिए और उपेक्षित वर्ग पर अधिक से अधिक लिखना चाहिए। जब लेखक उपेक्षित वर्ग पर लिखने लग गया तो उस साहित्य को प्रगतिवाद के नाम से जाना जाने लगा। जब उपेक्षित वर्ग के, पीड़ित वर्ग के, शोषित वर्ग के ऊपर जब लिखा जाने लगा तो जो प्रगतिवाद है उसके अंतर्गत इसी वर्ग पर लिखा गया है। श्रमिक वर्ग पर लिखा गया है, कृषक वर्ग पर लिखा गया है, मजदूर वर्ग पर लिखा गया है, पीड़ित वर्ग पर, शोषित वर्ग पर लिखा गया है। तो जो प्रगतिवाद है उसका काल जो हम मानते हैं 1936 से लेकर 1943 ईस्वी का जो काल था वो प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। अब प्रगतिवाद की हम बात करें तो इसमें क्या था कि प्रमुख रूप से किसको माना जाता है, ये लिख देता हूं। नागार्जुन को, केदारनाथ अग्रवाल को, ये प्रमुख कवि हैं। बहुत ही छोटा सा आसान सा प्रगतिवाद है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। केदारनाथ अग्रवाल, फिर आ जाएगा शिव मंगल सिंह है, सुमन, फिर आ जाएगा त्रिलोचन, वासुदेव सिंह, 5 नंबर पर आ जाएंगे रांगे राघव, 6 नंबर पर हम रामविलास शर्मा को भी ले सकते हैं। वैसे प्रमुख रूप से ऊपर वाले 5 ही रहेंगे। तो ये 5 जो रचनाकार थे प्रगतिवाद के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे, ठीक है ना। इन्होंने अधिकतर प्रगतिवाद पर लिखा था। वैसे तो प्रगतिवाद के जो प्रवर्तक है वो सुमित्रानंदन पंत को ही माना जाता है। प्रवर्तक किसको माना जाता है? सुमित्रानंदन पंत को माना जाता है। और ये जो नागार्जुन है इनको प्रतिनिधि कवि माना जाता है। जैसे बिहारी को माना जाता है ना रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि, उसी तरह नागार्जुन को प्रगतिवाद का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। और प्रवर्तक जो माना जाता है वो माना जाता है सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन पंत का जो रूपाभ नाम से एक पत्र शुरू हुआ था उसे प्रगतिवाद का मुख्य पत्र कहा जाता है। वहीं से प्रगतिवाद का प्रारंभ हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो रचनाएं थी, कहा क्या जाता है उनकी जो रचनाएं हैं प्रगतिवादी रचनाएं, क्योंकि हमें पता है कि जो सुमित्रानंदन पंत है वो अलग अलग प्रकार से लिखा था उन्होंने। मतलब छायावाद से संबंधित उनकी रचनाएं मिल जाती हैं, फिर प्रगतिवाद से संबंधित आ जाती है, फिर अंतश्चेतनावादी रचनाएं आ जाती हैं, ठीक है ना, फिर नव मानवतावादी रचनाएं आ जाती हैं, फिर स्वर्ण काव्य आ जाता है। इस तरह से अलग अलग उनके काव्य अलग अलग भागों में बांटा गया है पंत के। तो उसी तरह से उनकी जो प्रगतिवादी रचनाएं थी वो थी युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। युगांत जो था वो 1936 ईस्वी में आया था। युगांत जो था वो 1936 ईस्वी में आया था। युगांत, युगवाणी और ग्राम्य ये उनके थे प्रारंभिक जो पंत के थे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्रगतिवाद। अब प्रगतिवाद के बारे में एक बात और लिखते हैं बच्चन सिंह, मेरे पास लिखी हुई है। वैसे तो मुझे याद है, मैं सोच रहा हूँ कहीं फेरबदल ना हो जाए। प्रगतिवाद प्रगतिशील लेखक संघ में क्या लिखते हैं बच्चन सिंह कि प्रगतिशील लेखक संघ में ये प्रगतिवाद कब घुस आया। क्योंकि जो ये प्रगतिवाद शब्द है ना ये भी अपने आप में अलग था। जो प्रगतिवाद शब्द है ये कह रहे हैं कि ये कब आ गया हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो वो लिख रहे हैं, बच्चन सिंह लिखते हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ में, वो लेखक संघ का नाम तो प्रगतिशील लेखक संघ था, तो फिर ये प्रगतिवाद कहाँ से आया। तो वह कह रहे हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ में प्रगतिवाद कब घुस आया, ठीक है ना, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। प्रेमचंद के
अध्यक्षीय भाषण में, प्रेमचंद जी ने अध्यक्षीय भाषण जो दिया था 1936 में, लखनऊ में इसका प्रथम जो अधिवेशन हुआ था 1936 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद जी थे। उन्होंने जो अध्यक्षीय भाषण में कहा था वो उनके कुछ विचार नामक निबंध संग्रह में संकलित है। तो उसमें उन्होंने प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया था। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया था। उसके बाद शिवदान सिंह चौहान ने विशाल भारत में एक लेख छापा था। शिवदान सिंह चौहान ने विशाल भारत में एक लेख छापा था जिसका नाम था भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। यहाँ भी क्या शब्द है? प्रगतिशील साहित्य। तो भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, ये 1937 ईस्वी में छपा था। ये बात आ जाती है, इसी बात को हम नंबर वाइज ले लेते हैं। नंबर से लेते हैं तो क्या रहता है कि सबसे पहले आया 1936 ईस्वी। 1936 ईस्वी हम नाम ले लेते हैं प्रेमचंद, हमें याद रहेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। 1936 ईस्वी में प्रेमचंद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया। फिर हम बात करते हैं 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में शिवदान सिंह चौहान, क्या नाम है? शिवदान सिंह चौहान। ये जो मैं बोल रहा हूं ये कहां से लिया गया? बच्चन सिंह से। आपको बता दूं कि अगर आपने आदिकाल से लेकर सिर्फ आदिकाल पढ़ना है तो आप नगेंद्र और शुक्ल दोनों का पढ़िए। आदिकाल शुक्ल और नगेंद्र दोनों का पढ़िए, ठीक है ना। और वैसे आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक आपको अगर पढ़ना है तो आपको कौन सा पढ़ना पड़ेगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। और आधुनिक काल से लेकर छायावाद तक अगर आपने पढ़ना है तो आप डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़िए। लेकिन अगर आपने प्रगतिवाद पढ़ना है तो आपको बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें प्रगतिवाद से संबंधित विस्तार से बताया गया है। क्योंकि बच्चन सिंह स्वयं मार्क्सवादी थे, प्रगतिवादी थे। उसके बाद प्रयोगवाद की बात करते हैं तो प्रयोगवाद भी बच्चन सिंह में अच्छा है और डॉक्टर नगेंद्र में भी अच्छा है, आप पढ़ सकते हैं। गद्य विधाओं की बात करें तो गद्य विधाएं आप बच्चन सिंह जरूर पढ़ें। आधुनिक कालखंड के अंतर्गत जो गद्य साहित्य है वो आप जरूर पढ़ें। इस पर मैंने अलग से भी वीडियो बनाई है कि आचार्य शुक्ल को कैसे पढ़ा जा सकता है। तो गद्य साहित्य वो इसलिए पढ़ना है क्योंकि वो नाम मात्र का है। नाम मात्र की बात करें तो वो लगभग 120 पृष्ठ का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो गद्य साहित्य है वो लगभग 120 पृष्ठ का ही है। उसके बारे में मुझे सब पता है कि आदिकाल की बात करोगे तो आदिकाल कितने पृष्ठ का है? आदिकाल 40 पृष्ठ का है, लगभग 45 पृष्ठ का। उसके बाद भक्तिकाल की बात करो तो 145 पृष्ठ का आ जाता है, 120 पृष्ठ का आ जाता है। उसके बाद रीतिकाल की बात करो तो वो भी 120 पृष्ठ का है। उसके बाद तुम आधुनिक गद्य काल की बात करो तो वो लगभग 140 पृष्ठ का है। और काव्य की बात करो तो वो भी 140 पृष्ठ का है, लगभग 550 पृष्ठ का जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। और जो नगेंद्र है वो काफ़ी बड़ा है, तो नगेंद्र से आपको पढ़ना ही पड़ेगा जो गद्य साहित्य है, ठीक है ना। तो मैं कहीं और चला गया था। शिवदान सिंह चौहान, बच्चन सिंह लिखते हैं ये सारी बातें। शिवदान सिंह चौहान 1937 में विशाल भारत में उनका एक लेख प्रकाशित हुआ था कि भारतीय क्या था कि भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। उसमें भी प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। उसके बाद 1938 में, कब? 1938 ईस्वी में पंत साहब का क्या आया था? रूपाब पत्र, ठीक है ना। रूपाब पत्र, आप चाहें तो ये चीज़ें लिख भी सकते हैं शॉर्ट के रूप में, जैसे पंत का क्या था? रूपाब पत्र, ठीक है ना। इसमें भी प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग नहीं था। शिवदान सिंह चौहान का क्या था? भारतीय साहित्य में था क्या? हाँ, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। और ये क्या था? प्रेमचंद का क्या था? अध्यक्षीय भाषण था, ठीक है ना। 1938 में फिर आता है 1940 ईस्वी। 1940 ईस्वी में नंद दुलारे वाजपेयी,
नंदुलारे वाजपेयी ने भी इसी प्रगतिवाद पर, प्रगतिशील संगठन पर या मार्क्सवाद पर विस्तार से बात की थी, लेकिन उन्होंने भी प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया था। फिर आता है 1942 में, 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी की बात करें तो 1942 ईस्वी में मुक्तिबोध का एक लेख प्रकाशित हुआ था। किसका? मुक्तिबोध का। मुक्तिबोध का एक लेख प्रकाशित हुआ था, उसका नाम था प्रगतिवाद एक दृष्टि। प्रगतिवाद एक दृष्टि। इसमें पहली बार प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग हुआ था और यह किस में प्रकाशित हुआ था? यह आगामी कल पत्र में प्रकाशित हुआ था। आगामी कल पत्र में प्रकाशित हुआ था। और कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। तो उस तरह से प्रगतिवाद का प्रारंभ हुआ माना जा रहा है 1942 में, जबकि 1943 तक तो प्रगतिवाद का काल ही माना जाता है। जब तक खत्म हुआ तब तक प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हम इसको प्रगतिवाद नाम हमने दे दिया है और अधिकतर लोग इसको प्रगतिवाद के नाम से ही जानते हैं। ठीक है ना। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। क्या है प्रश्न संख्या 1? प्रगतिशील साहित्य के मानदंड। प्रगतिशील साहित्य के मानदंड किस विधा की रचना है? प्रगतिशील साहित्य के मानदंड किस विधा की रचना है? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? तो किस विधा की रचना है? ये है ए बैस है या फिर द? तो किस विधा की रचना है? ये है आलोचना। प्रगतिशील साहित्य के मानदंड। प्रगतिशील साहित्य के मानदंड किस विधा की रचना है? ये आलोचना है। ये किसकी रचना है? तो ये रचना है रांगे राघव की। किसकी है? रांगे राघव की। अब ये जो रचना है ये उन्होंने रामविलास शर्मा की एक रचना के जवाब में दिए था। ये लिखी थी किसकी? रामविलास शर्मा की रचना के जवाब में। रचनाकार का नाम क्या है? रामविलास शर्मा। और रचना क्या है? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। आपको ये तो ध्यान है कि रांगे राघव, ठीक है ना, रांगे राघव जो थे इनके बारे में ऐसा कहा जाता है, राजेंद्र यादव जी ने कहा था कि जितने समय में कोई पुस्तक पढ़ता है उतने समय में रांगे राघव जी एक पुस्तक लिख देती है। तो इसी तरह से इन्होंने बहुत सी पुस्तकों के जवाब के रूप में पुस्तकें लिखी थी। इन्होंने बहुत सी पुस्तकों के जवाब के रूप में पुस्तकें लिखी थी। उसी तरह से रामविलास शर्मा की एक आलोचना थी प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। तो उसके जवाब के अंदर उन्होंने क्या लिखा था? प्रगतिशील साहित्य के मानदंड। इसके जवाब में ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। आप जानते हैं कि रांगे राघव ने क्या किया था कि बहुत सी कृतियों के जवाब दिए थे, तो वो भी मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देना चाहता हूँ कौन कौन सी कृतियों के कैसे कैसे जवाब दिए थे। जैसे हम बात करते हैं कि जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी थी? कमायनी। कमायनी। कमायनी का किस रचना के माध्यम से उन्होंने उत्तर दिया था? मेधावी। उसी तरह जो भगवती चरण वर्मा है उनकी थी टेढ़े मेढ़े रास्ते। क्या थी? टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े रास्ते का उन्होंने क्या जवाब दिया था? सीधे सादे रास्ते। ठीक है ना। उसी तरह
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की थी, आनंद मठ। क्या नाम था? आनंद मठ। इसका इन्होंने जवाब दिया था विषाद मठ। विषाद मठ। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सी रचनाओं के जवाब दिए थे। कमाइनी का मेधावी नाम से, टेढ़े मेढ़े रास्ते का, सीधे साधे रास्ते, आनंद मठ का, विषाद मठ का। आनंद मठ का जवाब उन्होंने विषाद मठ नाम से दिया था रांगे राघव ने। रांगे राघव के बारे में आगे चलकर और अधिक पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि रांगे राघव ने लगभग 40 के लगभग उपन्यास लिखे थे, ठीक है ना। रांगे राघव ने 40 के लगभग उपन्यास लिखे थे। आराम से आगे बताऊंगा। एक बार बता देना चाहता हूं आपको, जो प्रगतिवाद है इसके सभी कवियों को मैं आज ही इस तरीके से स्पीड में ट्रिक के माध्यम से भी याद करवा जाऊंगा। जैसे रांगे राघव जी है, रांगे राघव जी की जो उपन्यास है, 40 उपन्यास है, उनको किस तरीके से याद किया जा सकता है कि गरोंदा विषाद मठ मुर्दों कटीला सीधे साधे रास्ते चूर प्रतिदान। गरोंदा विषाद मठ मुर्दों कटीला सीधे साधे रास्ते चूर प्रतिदान, अंधेरे के जुगनू कब तक पुकारूं जब आवेगी काली घटा, बंदूक और बीन राई और पर्वत, छोटी सी बात धरती मेरा घर, और प्रोफेसर की आखिरी आवाज। यहाँ तक 15 हो जाते हैं। इनके सन हो जाते हैं 47, 47, 48, 51, 51, 52, 53 और 57, 3, 58, 59, 60, 61 और 62। इस तरह से ये इनके सन याद किए जा सकते हैं एक ही क्रम में, ठीक है ना। पहले आपको क्या करना है? गरोंदा विषाद मठ मुर्दों का टीला सीधे साधे रास्ते चिवर प्रतिदान, अंधेरे के जुगनू कब तक पुकारूं जब आवेगी काली घटा, बंदूक और बीन राई और पर्वत, छोटी सी बात धरती मेरा घर, और प्रोफेसर की आखिरी आवाज। ये 15 रचनाएं हो जाती है। यहाँ पर 15 उपन्यास, और इनके जो सन है उसको अलग से याद कर सकते हैं कि 47, 47, 48, ठीक है ना, 51, 51, 47, 47, 48, 51, 51, 52, और फिर 53 और 57, 3, 58, फिर 59, 60, 61 और 62। उसके आगे के जो उपन्यास है उनको ऐसे किया जा सकता है कि हुजूर काका का उबाल पराया है, हुजूर काका का उबाल पराया है, तभी तो देवकी का बेटा यशोधरा जीत गई। ई से याद आया कि लोई का ताना, रत्ना की बात सुन के भारती का सपूत जाग उठा और आंधी की नावें चलाने लगा। आंधी से याद आया कि अंधेरे की भूख बोलते खंडर को है। खंडर से याद आया कि पक्षी और आकाश बोने और घायल फूल, पक्षी और आकाश बोने और घायल फूल देखकर, पक्षी और आकाश बोने और घायल फूल देखकर, पक्षी और आकाश बोने और घायल फूल। उसके बाद आ जाता है पथ का पाप, पथ का पाप और मेरी बहु बाधा हरो, पथ का पाप और मेरी बहु बाधा हरो, कल्पना की आग, आग की प्यास कल्पना के दायरे से बाहर है पतझर, आग की प्यास कल्पना के दायरे से बाहर है पतझर। ये इनके उपन्यास है, ये ठीक है ना। इस तरह से सारे ट्रिक के माध्यम से इसको भी मैं अलग से करवा दूंगा, ठीक है। देखते हैं ये जो प्रश्न है क्या है। प्रगतिवाद को सैनिक रूप की संज्ञा किसने दी थी? प्रगतिवाद को सैनिक रूप की संज्ञा किसने दी थी? ए, बैस है या फिर द? किसकी सैनिक रूप की संज्ञा? मुक्तिबोध ने। किसने दी थी? मुक्तिबोध ने। प्रगतिवाद को सैनिक रूप की संज्ञा किसने दी थी? तो मुक्तिबोध ने दी थी। चलते हैं आगे। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। पंक्तियां किसकी है? ए, बैस है या फिर द? ए, बैस है या फिर द? तो किसकी है पंक्तियां? नागार्जुन की। किसकी पंक्तियां हैं? नागार्जुन की ये पंक्तियां हैं। नागार्जुन जो लिखते हैं ना, चल आगे आ जाएंगे वो पंक्तियां, इसलिए अभी अपने इस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आगे उन पर क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर आता है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 तो हो गया, 4 देखते हैं। बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य है। नागार्जुन को कालिदास की मेघ का पता ठिकाना मालूम था। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है। इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं, ठीक है ना। बादल को घिरते देखा है, रचना का नाम क्या है? बादल को घिरते
देखा है। रचना का नाम क्या है? बादल को घिरते देखा है। कविता से संबंधित सही तथ्य है, सही तथ्य देखना है। तो देखिए, नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था, ये तो नहीं है। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है, बिल्कुल सही है, कल्पना प्रसूत नहीं है, कल्पना के माध्यम से नहीं है, वास्तविक है। इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया नहीं। इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं, ये बिल्कुल सही है। 1 और 4 सही है। 1 और 4 किस में सही है? 1 और 4 है स में सही, तो स जो है वो इसका उत्तर सही है। सॉरी 1 और 4 नहीं, 2 और 4 था, ठीक है, 2 और 4, 2 और 4, तो 2 और 4 किस में है? द में, तो उत्तर द सही है। प्रश्न संख्या 5, धाकचो खोकेन वोई जे गांधी महाता। धाकचो खोकेन वोई जे गांधी महाता, महात्मा गांधी के सम्मान में उपयुक्त पंक्तियां किस प्रगतिवादी कवि ने कही थी? धाकचो खोकेन वोई जे गांधी महाता, महात्मा गांधी के सम्मान में उपयुक्त पंक्तियां किस प्रगतिवादी कवि ने कही थी? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? तो नागार्जुन ने कही थी। किसने? नागार्जुन ने। अब क्या है कि नागार्जुन के बारे में ऐसा कहा गया कि ये पंक्तियां जो थी उनके सम्मान में कही गई थी। तो नागार्जुन जो थे वो महात्मा गांधी की, क्योंकि प्रगतिवादी व्यक्ति कभी भी अहिंसा पर विश्वास नहीं करता है, वो हिंसा पर विश्वास करता है। वो कहता है कि जब तक सभी को समानता या सम्मान अधिकार नहीं प्राप्त हो जाते तब तक युद्ध किया जा सकता है। जैसे रामधारी से दिनकर भी कुरुक्षेत्र के अंदर कहते हैं कि जब तक सबको, उस आखिरी व्यक्ति तक को न्याय नहीं मिल जाता तो न्याय के लिए युद्ध अनिवार्य है, युद्ध किया जा सकता है। तो यही उस चीज़ को मानते थे कि लड़ना होगा। जब तक प्रगतिवादी जो लेखक थे वो लड़ना जानते थे कि लड़ना होगा, अपनी प्राप्त करने के लिए, अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें लड़ना होगा, शोषण के विरुद्ध खड़े रहना होगा। तो ये था धाकचो खोकेन। तो ये गांधी जी की विचारधारा से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थे। गांधी जी का ये पूर्णतः विरोधी थे, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु पर उनके सम्मान में इन्होंने लिखा था। इसके बारे में वो लिखते हैं, 1 मिनट में आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे पास इसके बारे में लिखा हुआ है नोट्स में। नागार्जुन को महात्मा गांधी के अहिंसा सिद्धांत और हृदय परिवर्तन में आस्था न थी, किंतु उनकी मृत्यु पर श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने लिखा, व्यक्ति व्यक्ति के मंदिर में विद्यमान हो, व्यक्ति व्यक्ति के मंदिर में विद्यमान हो, निवड़ तिमिर में देव तुम्ही जाज्वल्यमान। धाकचो खोकेन वाई जे गांधी महाता में उनके प्रति आदर व्यक्त किया था। किसने? नागार्जुन ने। ठीक है, देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 5 क्या है? प्रश्न संख्या 5, गुण खाए शहतीरों पर बार खड़ी विधाता बांचे। गुण खाए शहतीरों पर बार खड़ी विधाता बांचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? किस कवि की है? गुण खाए शहतीरों पर बारह खड़ी विधाता बांचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? ए बैस है या फिर द? तो किसकी है? ए की, नागार्जुन की। किसकी है ये? नागार्जुन की। नागार्जुन की है ये, और उनकी किस से ली गई है? उनकी जो मास्टर कविता है उससे ली गई है। किससे? जो उनकी मास्टर कविता है उस कविता से ये पंक्तियां ली गई है। प्रश्न संख्या 7, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। ए बैस है या फिर द? तो उपयुक्त सभी। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि है उपयुक्त सभी। कौन कौन है? केदारनाथ अग्रवाल है, केदारनाथ अग्रवाल है जिनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। त्रिलोचन है जिनका जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था। नागार्जुन है जिनका जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था। शिव मंगल से सुमन है जिनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। रांगे राघव है जिनका जन्म 1923 ईस्वी में हुआ था। भारत भूषण अग्रवाल भी है और नागार्जुन ये फिर से आ गया। ये सभी क्या है? प्रगतिवाद के प्रमुख कवि है। उसके बाद आता है नागार्जुन से संबंधित संगत कथन छांटिए। नागार्जुन से संबंधित संगत कथन
छांटिए। क्या छांटना है यहाँ पर? संगत कथन छांटना है, ध्यान रख लेना। नागार्जुन राजनीतिक क्रियाकलापों के कारण कई बार जेल गए, एक बात। 1935 ईस्वी में इनके द्वारा दीपक मासिक पत्रिका का संपादन किया गया, दो बात। फक्कड़पन और घुमक्कड़ी जीवन इनके जीवन की प्रमुख विशेषता थी। उपयुक्त सभी, ए, बै, सै और द, तो उपयुक्त सभी ये सारी विशेषताएं थी। फक्कड़पन और घुमक्कड़ी जीवन इनके जीवन की विशेषताएं थी। नागार्जुन को जिन्होंने मैथिली भाषा में यात्री नाम से लिखते थे, नागार्जुन जो था इनका उपनाम कह सकते हैं या बाद में रखा हुआ नाम कह सकते हैं। इनका जो प्रमुख नाम था वो था वैद्यनाथ मिश्र। क्या था? वैद्यनाथ मिश्र, ये एक नाम है, ठीक है ना। ये तो इनका नाम रखा हुआ था वैद्यनाथ मिश्र। बचपन में इनको ढक्कन के नाम से भी जाना जाता था, बचपन में इनको ढक्कन के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं तो मैथिली भाषा में ये यात्री नाम से लिखते थे। मैथिली भाषा में ये किस नाम से लिखते थे? यात्री नाम से लिखते थे। और इनको मैथिली भाषा के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, इनके काव्य संग्रह पत्रहीन नग्नगाछ के लिए। किसके लिए? पत्रहीन नग्नगाछ के लिए। 1936 में इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, तब इनका नाम, इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था? नागार्जुन रख लिया था। 1930 में राहुल शंकरत्यान ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तब उन्होंने अपना नाम राहुल रखा था। केदार पांडे की जगह राहुल नाम रख लिया था, राहुल शंकरत्यान। तो इन्होंने 1936 में, और जो साथी थे वो इनको बाबा कहकर बुलाते थे। इनके जो साथी थे वो इनको बाबा कहकर बुलाते थे। किसको? नागार्जुन को। और नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक युग का कबीर भी, आधुनिक युग का कबीर भी कहा जाता है। ये होगी 6 बातें। 7वीं बात इनकी ये है कि ये प्रगतिवाद के सलाहकार पुरुष भी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? प्रगतिवाद के सलाहकार पुरुष भी कहे जाते हैं। 8वीं बात इनकी क्या हो गई? 8वीं बात ये है इनकी कि प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कवि भी कहे जाते हैं। प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कवि भी कहे जाते हैं। तो ये सारे इनके उपनाम थे नागार्जुन के, ठीक है। चलते हैं आगे। नागार्जुन की जो रचनाएं हैं, तो जैसे युग द्वारा सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें भस्मांकुर की। तुमने कहा था कि तालाब की मछलियां हजार बाहुबली है, जिन्होंने पुरानी जूतियों का कोर्स कर रखा है। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने रतन गरबा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल चलो खा लेते हैं। मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, भूल जाओ पुराने सपने, अपने खेत की छाया में। ये इनकी रचनाएं हैं, इनके बारे में आगे बताएंगे। वैसे अभी इनके बारे में आ सकता है क्वेश्चंस। तो जो प्रगतिवाद की रचनाएं है, रचनाकार है, इनको विस्तार से बता देंगे हम ट्रिक के माध्यम से। नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है? नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है? नींद के बादल, ए, बै, सै या फिर द, ए, बै, सै या फिर द। नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था। पेशे से ये क्या थे? वकील थे। पेशे से ये वकील थे और बाद में ये लेखक भी हो गए थे, खड़ी बोली में लिखते थे, प्रगतिवाद के प्रमुख लेखक थे। इनके बारे में नींद के बादल जो है उसकी रचना हुई थी 1947 ईस्वी में। कब हुई थी? 1947 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। कब हुई थी? 1947 ईस्वी में। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं की हम बात करें तो इनकी रचनाएं हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। युग की गंगा, नींद के बादल और लोक का आलोक। युग की गंगा, नींद के बादल और लोक का आलोक 47 और 57। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 ईस्वी। युग की गंगा, नींद के बादल और लोक का आलोक 47 57। फूल नहीं रंग बोलते हैं 65। आग का आईना और देश देश की कविताएं 70
आग का आईना और देश देश की कविताएं 1970 ठीक है ना। गुल मेहंदी पंख और पतवार 78 और 89। गुल मेहंदी पंख और पतवार 78 और 89। हे मेरी तुम मार प्यार की थाप, हे मेरी तुम यार प्यार की थाप 81। बम्बई का रक्त स्नान और कहे केदार खरी खरी 83। बम्बई का रक्त स्नान और कहे केदार खरी खरी 83। अपूर्वा और जमुन जल तुम 84। अपूर्वा और जमुन जल तुम 84। ठीक है ना। बोल बोल अबोल और जो शिलाएं तोड़ते हैं, क्या है, बोल बोल अबोल और जो शिलाएं तोड़ते हैं 85। और अंत में आत्मगंध। ये इनकी प्रमुख काव्य संग्रह थे। अपूर्वा की रचना कब हुई थी? 1984 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और फूल नहीं रंग बोलते की रचना 1965 ईस्वी में हुई थी और उसको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ था। केदारनाथ अग्रवाल की रचना। केदारनाथ अग्रवाल कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है ना। बाकी तो इसके विस्तार से जो क्लासें हैं उनके अंदर अलग तरीके से करवाया जाएगा। जैसा कि मैं बात कर रहा था, क्या था, सबसे पहले युग की गंगा, नींद के बादल। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक। रचना तो लोक और आलोक है, लेकिन ट्रिक के लिए मैंने इसको क्या बना दिया, लोक का आलोक। क्योंकि जैसे इसके अंदर दे रखा ना कि युग की गंगा, नींद के बादल और लोक का आलोक, इस तरह से लोक का आलोक, लोक और आलोक। अब इनके सन आ जाते हैं। सन क्या है? 47, 57। यही बोला था ना मैंने, 47, 57। 47, 57। फिर मैंने क्या कहा था? फिर मैंने कहा था कि आग का आईना देश देश की कविता, फूल नहीं रंग बोलते हैं। उसके बाद क्या आएगा? अकेली रचना, फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं क्या कब बताया था मैंने? सन 1965 ईस्वी। इसे कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इसे प्राप्त हुआ था। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि आग का आईना और देश देश की कविताएं। क्या कहा था? आग का आईना और देश देश की कविताएं। आग का आईना और देश देश की कविताएं, इनका मैंने क्या सन बताया था? 70। 1970 ईस्वी और 1970 ईस्वी। आग का आईना, देश देश की कविताएं। उसके बाद मैंने क्या कहा था? गुल मेहंदी और पंख और पतवार। गुल मेहंदी, पंख और पतवार। गुल मेहंदी, पंख और पतवार। इनका सन मैंने क्या बताया था? 78 और 89। 1978 और 1989 ईस्वी, ठीक है ना। 1978 और 1989 ईस्वी। इसके बाद मैंने क्या बताया था? आग का आईना, देश देश की कविताएं, ठीक है ना। गुल मेहंदी, पंख और पतवार, ठीक है ना। हे मेरी तुम यार प्यार की थाप 81। क्या आता है इसके बाद? है हे मेरी तुम, हे मेरी तुम यार प्यार की थाप। सन क्या बताया था मैंने? सन इनका बताया था 9 नंबर पर 1981 ईस्वी और 10 नंबर पर 1981 ईस्वी। इसके बाद मैंने क्या बताया था? बंबई का रक्त स्नान और कहे केदार खरी खरी। बंबई का रक्त स्नान
बंबई का रक्त स्नान और कहे केदार खरी खरी, इनका सन क्या बताया था? 83 1983 ईस्वी और 1983 ईस्वी। इसके बाद मैंने क्या बताया था? अपूर्वा और जमुन जल तुम, अपूर्वा और जमुन जल तुम। अब इनके क्या हो गए सन बताया था मैंने? 84 1984 ईस्वी और 1984 ईस्वी। इसके बाद मैंने क्या बताया था? बोल अबोल और जो शिलाएं तोड़ते हैं, बोल बोल अबोल, बोल बोल अबोल और क्या था? जो शिलाएं तोड़ते हैं। इनका सन क्या बताया था मैंने? 85 1985 ईस्वी 1985 ईस्वी। 17 नंबर पर आत्मगंध। 17 नंबर पर क्या है? आत्मगंध। ठीक है ना। इस तरह से ये इनके काव्य संग्रह थे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, ये इनके काव्य संग्रह है। तो ये जो सभी रचनाकार हैं, इनकी सभी रचनाओं के बारे में मैं अभी टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट चल रहा है, तो टेस्ट के अंदर तो बता नहीं सकता, लेकिन अलग से इसके बारे में आप विश्वास रखिए, जैसे ही व्याख्याता की वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती आएगी तो अलग से तैयारी करवाई जाएगी। उसके अंदर पूरा जो पाठ्यक्रम है, पूरा का पूरा पाठ्यक्रम करवाया जाएगा, प्रत्येक कवि को अलग से करवाया जाएगा। वैसे ये कवि अपने चैनल पर पढ़े हैं विस्तार से। इनकी जो रचना है, जैसे केदारनाथ अग्रवाल है, केदारनाथ अग्रवाल का जो संस्मरण है, एक व्यक्ति एक युग निराला है। उसके अलावा इनके जो निबंध है वो है केदारनाथ अग्रवाल को समय समय पर विवेक विवेचन और विचारबोध कर लेना चाहिए। केदारनाथ अग्रवाल को समय समय पर विवेक विवेचन और विचारबोध कर लेना चाहिए। केदारनाथ अग्रवाल को समय समय पर 1970 ईस्वी में, विवेक विवेचन 1980 ईस्वी में और विचारबोध 1981 ईस्वी में। ठीक है ना। इनके जो उपन्यास है, पतिया और बैलबाजी मार ले गए, 2 इनके उपन्यास है। ठीक है ना। तो इस तरह से इनको कैन नदी से बहुत अधिक प्यार था, इनको अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्यार था। इनकी पत्नी पर बहुत सारी लिखी गई है। ठीक है ना। जैसे यार, जैसे है मेरी तुम, इनकी पत्नी पर लिखी गई है। जमुन जल तुम है, ये भी इनकी पत्नी पर लिखी गई है। पत्नी प्रेम की कविताएं हैं। तो पत्नी से इनको बहुत अधिक प्रेम था और इनको 2 चीज़ों से प्रेम था, कैन नदी और पत्नी। 3 चीज़ों से, 2 चीज़ों से इनको बहुत अधिक प्रेम था, ऐसा लिखा गया है। तो इनके बारे में विस्तार से, जैसे नागार्जुन है, तो नागार्जुन की मैंने रचना बताई कि युगधारा सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराइयाँ के भस्मांकुर की। तुमने कहा था कि तालाब की मछली 1000 भावों वाली है, जिन्होंने पुरानी ज्योतियों का कोर्स कर रखा है। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने? रतन गरबा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटल चलो खा लेते हैं। मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, भूल जाओ पुराने सपने अपने खेत की छाया में। तो इस तरह से आप उनको रतिनाथ की चाची, बलचनामा, ये सारी की सारी उपन्यास वगैरह सारी चीज़ें आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है ना। तो अलग से जो क्लास है उसके अंदर आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ अपने सारी नहीं करवा सकते, अगर करवा पाता तो मैं ज़रूर करवा पाता। फिर भी कोई एक आध आएगा तो ज़रूर बताएंगे आपको उसकी ट्रिक वगैरह। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिले। ये जो टेस्ट बना हुआ है, ये मैंने अधिकतर, बाकी तो शुक्ल का अलग चल ही रहा है, आपको ध्यान ही है, नगेंद्र का भी चल रहा है, साहित्य ये अलग चल रहा है। और ये जो साहित्य का टेस्ट है, क्योंकि प्रगतिवाद है, तो मैंने बच्चन सिंह से लिया है अधिकतर। ठीक है ना। और बाकी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपको PDF में मिल जाएगी, विशेष में, व्याख्या में, प्रत्येक प्रश्न की। और भी जो बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ टुकड़ पुकड़ लिखा हुआ है, वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा, चिंता न कीजिए। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन 2, अच्छा काटना ये था क्या, इन 2 बेटियों को हाथ पकड़, इन 2 बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। प्रस्तुत पंक्ति में निहित इन 2 बेटियों का वर्णन किन 2 नदियों के संदर्भ में है? इन 2 बेटियों का संदर्भ किन 2 नदियों के संदर्भ में है? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? तो ए सिंधु और ब्रह्मपुत्र। क्या है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र से संबंधित है ये। निम्नलिखित में से असत्य कथन चयन कीजिए। किसका चयन करना है? असत्य कथन का कौन सा है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है। मार्क्सवाद के अनुसार
समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय है। क्रिस्टोफर कॉर्डवेल की कृति इल्यूजन एंड रियलिटी मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की महत्वपूर्ण पुस्तक है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के मूल उद्देश्य कला और साहित्य को समाज परकता एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसकी अवधारणा के साथ सर्जना माने जा सकते हैं। तो उत्तर क्या रहेगा? बै जो है, सॉरी बै उत्तर रहेगा। बै जो है असत्य है। मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय है। ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ कृति रचना ही विचारणीय हो। फिर आता है प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति नहीं रहे। प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति नहीं रहे। कौन नहीं रहे थे? बैस है या फिर द, तो कौन नहीं रहे थे? द। रांगे राघव इसके सभापति नहीं रहे थे। प्रेमचंद तो रहे थे 1936 में। रविंद्रनाथ टैगोर भी 1938 में रहे थे। ये प्रथम अधिवेशन में रहे थे, ये द्वितीय अधिवेशन में रहे थे। रविंद्रनाथ टैगोर दूसरे अधिवेशन में रहे थे। प्रगतिशील लेखक संघ के, प्रगतिशील, यह शब्द प्रगतिशील ही था, प्रगतिवाद नहीं था, ध्यान लगा ले। और जो ई फोस्टर द्वारा हुई थी वो पेरिस में हुई थी, ठीक है ना। प्रगतिशील लेखक संघ का द्वितीय अधिवेशन 1938 ईस्वी में कहाँ हुआ था? प्रगतिशील लेखक संघ का द्वितीय अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कामाध्यात्म, कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? बैस है या फिर द। कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? बैस है या फिर द। तो किस रचना में उठाई गई है? उर्वशी में। किस रचना में उठाई गई है? उर्वशी में। उर्वशी किसकी रचना है? आप अच्छे से जानते हैं, रामधारी से दिनकर की रचना है। आप अच्छे से जानते हैं किसकी रचना है उर्वशी? रामधारी से दिनकर की रचना है, ठीक है ना। ये जो है किसकी है? पुरूरवा और उर्वशी। पुरूरवा जो है वो राजकुमार है और उर्वशी जो है वो, ठीक है ना, नायिका है इसकी। नायक और नायक, पुरूरवा नायक है और उर्वशी जो है वो नायिका है, ठीक है ना। तो इन दोनों की ये कहानी है। और इस कहानी, ये जो एक प्रकार का खंड काव्य है, ठीक है ना। जो उर्वशी है वो खंड काव्य है। इसके रचनाकार कौन थे? रामधारी से दिनकर थे। और इसकी रचना कब हुई थी? 1961 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1961 ईस्वी में हुई थी। और इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो 1974 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 74 नहीं, सॉरी 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और ये 5 अंकों में थी। कितने अंकों में? 5 अंकों में विभाजित थी। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। क्या है प्रश्न संख्या 15? सुमेलित कीजिए। जीने की कला, प्रलय सर्जन, जमुन जल तुम पिघलते पत्थर, किस किस की रचना है? जीने की कला, प्रलय सर्जन, जमुन जल तुम, किस किस की रचना है? तो सबसे पहले आते हैं जीने की कला पर ही आते हैं कि जीने की कला जो किसकी रचना है? त्रिलोचन की रचना है। ए का एक, सभी में ए का एक है भैया, ठीक है ना। तो यहाँ तो उत्तर नहीं निकलेगा, सभी में ए का एक है। फिर प्रलय सर्जन, प्रलय सर्जन जो है वो किसकी है? शिव मंगल सिंह सुमन की। किसकी है? शिव मंगल सिंह सुमन की। बै का 4, बै का 4। प्रलय सर्जन किसकी है? शिव मंगल सिंह सुमन की है। बै का 4, तो बै का 4 किसमें है? ये रहा, इसमें है बै का 4, ठीक है ना। इसमें बै का 2 है, ये भी नहीं है। इसमें बै का 2 है, ये भी नहीं है। इसमें बै का 2 है, ये भी नहीं है। तो इस तरह से हमारा उत्तर आ गया बै, ठीक है ना। तो ए का 1 है, बै का 4 है और सै का क्या है? 3। जमुन जल तुम, केदारनाथ अग्रवाल। और पिघलते पत्थर, रांगे राघव। ये सब क्या है? इनके काव्य संग्रह है। ये सब क्या है? इनके काव्य संग्रह है। त्रिलोचन का जो काव्य संग्रह है जीने की कला, ये कब आया था? 2004 ईस्वी में। कब आया था? 2004 ईस्वी में। जो प्रलय सर्जन है शिव मंगल से सुमन का, ये है 1944 ईस्वी में। 1944 ईस्वी में। फिर आता है जमुन जल तुम, केदारनाथ अग्रवाल का जो जमुन जल तुम है, ये कब आया था? 1984 ईस्वी में। कब आया था? 1984 ईस्वी में। जो पिघलते पत्थर है,
ये कब आया था? 1946 ईस्वी में। ये सभी क्या है? इनके काव्य संग्रह है। जिने की कला जो है 2004 ईस्वी में आया था। इनका काव्य संग्रह है, किसका? त्रिलोचन का काव्य संग्रह है, ठीक है ना। चैती, अमोला, अर्घान, मेरा घर और जीने की कला, ये इनके अंतिम काव्य संग्रह थे। पहला इनका काव्य संग्रह था धरती, ठीक है ना। पहला इनका काव्य संग्रह था धरती था, और पहला इनका काव्य संग्रह धरती था जो 1945 ईस्वी में आया था। कब आया था? 45 ईस्वी में, धरती, ठीक है ना। और अंतिम जो काव्य संग्रह है वो कौन कौन से हैं? चैती, अमोला, अर्घान, चैती, अमोला, अर्घान, मेरा घर और जीने की कला, 1987, 1990, 2002 और 2004, इस तरह से, ठीक है ना। और जो ये प्रलय सर्जन है शिव मंगल से सुमन का, ये इनका तीसरा काव्य संग्रह है। पहला कौन सा है? हिलोल, जीवन के गान और प्रलय सर्जन। हिलोल कब आया था? 1939 में। और जीवन के गान कब आया था? 1941 में। प्रलय सर्जन कब आया था? 1944 ईस्वी में। शिव मंगल से सुमन के काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? हिलोल, जीवन के गान और प्रलय सर्जन, 1939 ईस्वी, 1941 ईस्वी और 1944 ईस्वी। हिलोल, जीवन के गान और प्रलय सर्जन, ठीक है ना। 1941 ईस्वी, 1939, 1941 और 1944 ईस्वी। उसके बाद आता है हिलोल, जीवन के गान, प्रलय सर्जन। विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी। विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी, 1955 में और 1955 में, इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद इनका शिव मंगल से सुमन का आ जाता है। शिव मंगल से सुमन के आगे वाले काव्य संग्रह आ जाते हैं कि चैती, अमोला, अर्घान, चैती, अमोला, अर्घान, और ये सॉरी त्रिलोचन के हैं, ठीक है। 61 से लेकर 1972 में आया था मिट्टी की बारात, और 1961 से लेकर 1971 तक की जो रचनाएं थी वो सारी उसमें संकलित थी। और मिट्टी की बारात जो है उसमें जवाहरलाल नेहरू और, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित रचनाएं, मिट्टी की बारात है उसमें एक रूपक है, ठीक है ना, कविता है मिट्टी की बारात काव्य संग्रह के अंदर, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान लगा लेना। चलते हैं आगे। निज के ही उन्मादक, निज के ही उन्मादक परिमल, निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर वक्तव्य का तात्पर्य है ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द। निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर वक्तव्य का तात्पर्य है अपने से बेगाना हो जाना, मादक पदार्थ सेवन से प्रमत्त हो जाना, पगलाए फिरते रहना, अपनी ही अंत शक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। अपनी ही उत्तर है, अपनी ही अंत शक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। क्या है प्रश्न संख्या 17? कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? शिव मंगल से सुमन प्रमुख प्रगतिशील कवि है, बिल्कुल सही है। प्रगतिशील कविता में पूंजीवाद तथा पूंजीपतियों के प्रति प्रबल आक्रोश है, बिल्कुल सही है। वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया, बिल्कुल गलत है। उन्होंने बताया था कि वर्ग संघर्ष जरूरी है। सर्वहारा के प्रति कवियों की पूर्ण सहानुभूति है, बिल्कुल सही है। तो ये सारी बातें जो है वो बिल्कुल सही है, सारी बातें जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। क्या है प्रश्न संख्या 18? आपके सामने है, सुमेलित कीजिए। प्रश्न संख्या 18 सुमेलित कीजिए। बताइए प्रश्न संख्या 18 का क्या उत्तर रहेगा? ये जो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सभी की सभी रचनाएं किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है। किसकी ये सभी रचनाएं? पंत की है, ठीक है ना। गुंजन, युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। गुंजन की रचना कब हुई थी? गुंजन की रचना हुई थी 1932 ईस्वी में, ठीक है ना। क्योंकि गुंजन जो है वो उनकी अंतिम छायावादी रचना थी। जैसे ना उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। उच्छ्वास 1920 में, ग्रंथि 1920 में, उच्छ्वास ग्रंथि, वीणा, वीणा जो है 1927 में, पल्लव 1928 में, और जो गुंजन है वो 1932 में। ये सुमित्रानंदन पंत की छायावादी रचनाएं थी, तो 32 तक। उसके बाद इनकी जो प्रगतिवादी रचनाएं थी वो थी युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, 36, 38 और 40। 36, 38 और 40 युगांत, युगवाणी, ग्राम्य। तो पहले से अपने देखते हैं गुंजन का ए का 4, ए का 4, इसमें 3 है तो इसको भी काट दीजिए,
इसमें 4 है, ठीक है, इसमें 1 है, इसको काट दीजिए, ये भी ठीक है। अब बै और दै रह गए अपने पास। युगांत की रचना कब हुई थी? युगांत की रचना हुई थी 1936 ईस्वी में। तो बै का 3 किस में है? इसमें भी बै का 3 है, इसमें भी बै का 3 है, ठीक है, ये अभी तक चलेगा। युगवाणी की रचना कब हुई थी? युगांत, युगवाणी, ग्राम्य। युगवाणी की रचना कब हुई थी? 1938 में। ये 39 दे रखा है, कोई बात नहीं, 38 या 39 दो नहीं, 38 39 होता है, ठीक है ना। युगवाणी 1938 में। तो सै का 1 किसमें? इसमें है, तो उत्तर हमारा रहेगा बै। और ग्राम्य की रचना हुई थी 1940 में। तो गुंजन की 1932 में, युगांत की 1936 में, युगवाणी की 1938 में और ग्राम्य की 1939 ईस्वी में रचना हुई थी। चलते हैं आगे। अजय खंडर। अजय खंडर काव्य संग्रह के रचयिता है। अजय खंडर काव्य संग्रह के रचयिता है। ए, बैस है या फिर दै, तो कौन है? रांगे राघव। अजय खंडर के रचयिता कौन है? रांगे राघव है। अजय खंडर की रचनाओं की बात करें, काव्य संग्रह की बात करें, तो अजय खंडर पिघलते पत्थर, अजय खंडर पिघलते पत्थर, मेधावी राह के दीपक, अजय खंडर पिघलते पत्थर, मेधावी राह के दीपक, पांचाली और रूप छाया। तो सबसे पहले क्या आएगा? अजय खंडर जो 1944 में है। पिघलते पत्थर जो है वो 1946 में है। पिघलते पत्थर जो है 1946 में है। अजय खंडर पिघलते पत्थर। मेधावी जो है वो 1947 में है। राह के दीपक 1948 में है। पंचाली 55 में है और रूप छाया 56 में है। पंचाली 55 में, रूप छाया 56 में। एक बार फिर से लिख देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आता है, इनके काव्य संग्रह की बात करें तो अजय खंडर कौन सा है काव्य संग्रह? अजय खंडर। दूसरा काव्य संग्रह कौन सा है? पिघलते पत्थर। तीसरा कौन सा है? मेधावी। चौथा कौन सा है? राह के दीपक। पांचवा कौन सा है? पांचाली। और छठा कौन सा है? रूप छाया। ठीक है ना। अब आ गया 1 नंबर पर 1944 ईस्वी। इसे आप चाहें तो 45 भी लिख सकते हैं, इससे आपका क्रम बन जाएगा 1945, 1946, 1947 और 1948। यहाँ तक आप लगातार सन याद कर सकते हैं। 44 की जगह 45 भी करेंगे तो वहाँ पता चल जाएगा कि 44 है कि 45 है। ठीक है ना। तो 45, 46, 47, 48 एक ही याद करना होगा। किसी भी रचनाकार की पहली रचना हमें याद रहती है, उसका सन भी याद रहता है कि अजय खंडर की जो रचना है वो कब हुई थी? 1945 में। आगे वाले 45, 46, 47, 48। 45 से पै से 45, पै से 55 और रूप छाया 6 से 56। ठीक है ना। 45 1955 ईस्वी और रूप छाया 1956 ईस्वी। ठीक है। चलते हैं। ये टेस्ट नहीं होते भैया, यहाँ तो अलग ही कुछ चलता है। ठीक है ना। स्थापना। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था। तर्क वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव, नए हीरो की कल्पना इसका उद्देश्य था। ए, बै, से या फिर दै। ए, बै, से या फिर दै। तो उत्तर क्या रहेगा? प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था, तो बिल्कुल गलत है। तर्क वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव, नए हीरो की कल्पना इसका उद्देश्य था, बिल्कुल सही है। तो ए जो है वो गलत है और बी जो है वो सही है। उत्तर इसका बै है। 21 नंबर शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है ए, बै, से और दै। शिव मंगल सिंह सुमन की रचना कौन सी है? ए, विश्वास बढ़ता ही गया। विश्वास बढ़ता ही गया, ये किसकी रचना है? शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। विश्वास बढ़ता ही गया, इसकी रचना कब हुई थी? 1955 ईस्वी में। कब हुई थी? 1955 ईस्वी में। और देश देश की कविताएं, देश देश की कविताएं जो है ये किसकी रचना है? ये केदारनाथ की रचना है। अपने यहां लिख लेते हैं शिव, ये शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है।
देश देश की कविताएं हैं, केदार की रचना है। आग का आईना किसकी है? ये भी केदार की है। और अर्धान किसकी है? ये त्रिलोचन की है। अर्धान किसकी है? ये त्रिलोचन की रचना है। अब हम सन की बात करते हैं तो विश्वास बढ़ता ही गया की रचना कब हुई थी? 1955 ईस्वी में। कब हुई थी? 1955 ईस्वी में। देश देश की कविताएं की रचना कब हुई थी? 1970 ईस्वी में। आग का आईना की रचना कब हुई थी? 1970 ईस्वी में। और अर्धान की रचना कब हुई थी? 1984 ईस्वी में। कब हुई थी? 1984 ईस्वी में। ठीक है ना, ये इनकी रचनाएं हैं। नागार्जुन की कविता नहीं है, ए बैस है या फिर द। नागार्जुन की कविता नहीं है, ए बैस है या फिर द। तो बै जो है वो नागार्जुन की कविता नहीं है। ये कविता किसकी है? केदारनाथ की है, केदारनाथ अग्रवाल की है। ये कविता जो है ये किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है। अब मैं आपको कुछ कविताओं की ट्रिक याद करवा देना चाहता हूँ कि बड़ी आसानी से, कविताएं कभी भी किसी विद्यार्थी को याद नहीं होती है, बहुत कम चांस होते हैं कुछ को छोड़ के, लेकिन मैं आपको कविताएं याद करा दूंगा। ठीक है ना, देखिए कैसे। 1 नंबर पर आइए, अकाल और उसके बाद। अकाल और उसके बाद, बाद से बादल को गिरते देखा है। सबसे पहले ये लिखिए 1 नंबर पर क्या है? इसी तरह से लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, अकाल और उसके बाद। बाद से क्या आएगा? बादल को घिरते देखा है। ये एक प्रकार की ट्रिक है। अकाल और उसके बाद, और बाद से बादल को घिरते देखा है। उसके बाद कौन सी है? प्रेत का बयान पाषाणी है ना, तो पाषाणी से याद करो कि सबसे पहले क्या आएगा? काली माई। सबसे पहले क्या आएगा? काली माई। एक जैसी रचना है, काली माई। अब इसी काली माई को क्या कहा गया है? पाषाणी। ठीक है ना, और पाषाणी के साथ साथ काली माई के साथ कौन रहते हैं? प्रेत। तो प्रेत का बयान। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है ना, काली माई, पाषाणी और प्रेत का बयान, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं तो यह तुम थी, यह तुम थी, यह तुम थी इस गुब्बारे की छाया में। यह तुम थी इस गुब्बारे की छाया में। इसके साथ एक और जोड़ देंगे, गुलाबी चूड़ियां। इसको ऐसे लिख देंगे, यह तुम थी इस गुब्बारे की छाया में, गुलाबी चूड़ियों वाली चंदना। ठीक है ना, गुलाबी चूड़ियों वाली चंदना। तो यहां छोटी सी ट्रिक प्रयोग की गई है, गुलाबी चूड़ियां और चंदना, ये रचनाएं सिर्फ वाली का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, तो क्या है? यह तुम थी इस गुब्बारे की छाया में, गुलाबी चूड़ियां और चंदना। ये इनकी कविताओं की ट्रिक है। एक हो गई तन गई रीढ़, ये है तन गई रीढ़। और उसके अलावा एक और है, रविंद्र के प्रति सिंदूर तिलांकित भाल। रविंद्र के प्रति सिंदूर तिलांकित भाल। इस तरह से ये इनकी कविताएं जो याद कर सकते हो, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या है? प्रश्न संख्या 23, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। तो बहुत ही आसान है।
क्या है ये? न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। तो ये किस कविता से है? मोचीराम कविता से है। और मोचीराम कविता किसकी है? धूमिल की है। मोचीराम से और मोचीराम कविता किसकी है? धूमिल की है। निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? प्रगतिवादी मूल्य कौन से नहीं है? आपको बताना क्या है कि प्रगतिवादी मूल्य कौन से नहीं है। निम्न में से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। बैस है या फिर दे? व्यष्टि चेतना, यथार्थ चेतना, इतिहास बोध और एकेश्वरवाद प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। तो सबसे पहले तो व्यष्टि चेतना प्रगतिवादी मूल्य नहीं है और एकेश्वरवाद भी प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। यहाँ क्या है प्रगतिवादी मूल्य? यथार्थ चेतना है और इतिहास बोध है। यथार्थ चेतना 2 और 3, 2 और 3 किसमें है? ब में। तो उत्तर रहेगा हमारा अच्छा, इतिहास बोध नहीं रहेगा। एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? सॉरी, प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। तो प्रगतिवादी मूल्य कौन कौन से नहीं है? एक तो व्यष्टि चेतना नहीं है, एक तो व्यष्टि चेतना नहीं है, बिल्कुल सही है भी नहीं है। तो व्यष्टि चेतना नहीं है और एक एकेश्वरवाद नहीं है, एक एकेश्वरवाद नहीं है। ये दोनों इसके मूल्य नहीं है। और मूल्य है यथार्थ चेतना और इतिहास बोध। ये 2 मूल्य है, यथार्थ चेतना और इतिहास बोध, ये दोनों है। तो उत्तर रहेगा ए। विकल्प 1 व 4 दोनों सही। प्रगतिवादी काव्य के विषय में, प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है, बिल्कुल सही है। इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, बिल्कुल सही है। इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, बिल्कुल गलत है। शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या है हमारा? स। उत्तर क्या है? स हमारा उत्तर है। स जो है वो गलत है। 26 सुमेलित कीजिए। रांगे राघव, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन और शिव मंगल से सुमन। रविंद्र के प्रति, विंध्य हिमालय, पांचाली और गुल मेहंदी। तो रांगे राघव की रचना इनमें से कौन सी है? स्पष्ट दिख रहा है कौन सी है? पांचाली है, जिसकी 1955 में रचना हुई थी। मैंने बताया था ना, पंचाली 55, पैसे पंचाली पैसे 55। तो ए का 3 देखिए सिर्फ इसमें है। तो ए का 3 सिर्फ इसमें है, स में। तो उत्तर एक ही रचना से उत्तर हमारा आ गया है, ठीक है ना। एक ही रचना से हमारा उत्तर आ गया, लेकिन बाकी भी बता देंगे। केदारनाथ अग्रवाल की रचना कौन सी है? केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, जो कविता है वो है गुल मेहंदी, ठीक है ना। गुल मेहंदी कब था? 78 में। क्या था? गुल मेहंदी 78 में। तो 1978 ईस्वी गुल मेहंदी की रचना कब हुई थी? 1978 में। एक बार याद कर लेते हैं कि कैसे था केदारनाथ अग्रवाल का। युग की गंगा और नींद के बादल और लोक का आलोक 47 और 57। युग की गंगा, नींद के बादल और लोक का आलोक 47 57। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 में। आग का आईना और देश देश की कविताएं 1970 में। गुल मेहंदी, पंख और पतवार 78 और 89। तो गुल मेहंदी कब है? 1978 में। नागार्जुन की जो है कविता रविंद्र के प्रति, इसका सन मुझे ध्यान नहीं है, रविंद्र के प्रति अभी पढ़ कर गए थे। रविंद्र के प्रति सिंदूर तिलंकित झील। शिव मंगल से सुमन, शिव मंगल से सुमन का था विंध्य हिमालय, ठीक है ना, विंध्य हिमालय। शिव मंगल से सुमन का है विंध्य हिमालय। विंध्य हिमालय की रचना 1955 के लगभग हुई थी। विंध्य हिमालय की रचना कब हुई थी? 1955 ईस्वी के लगभग हुई थी इसकी भी। 27 समय समय पर किस विधा की रचना है? समय समय पर किस विधा की रचना है? तो ए बैस है या फिर द निबंध विधा की रचना है। ये निबंध है और किसका है? ये केदारनाथ अग्रवाल का है। केदारनाथ अग्रवाल का ये निबंध है। इसकी रचना कब हुई थी? 1970 ईस्वी में। इसका एक ट्रिक है, इसकी ट्रिक ये है कि केदारनाथ अग्रवाल को समय समय पर विवेक, विवेचन और विचार बोध कर लेना चाहिए। केदारनाथ अग्रवाल को समय समय पर विवेक, विवेचन और विचार बोध कर लेना चाहिए। तो पहला इनका निबंध कौन सा था?
समय समय पर, समय पर, कब? 1970 ईस्वी में। दूसरा इनका क्या था? केदारनाथ अग्रवाल को समय समय पर विवेक विवेचन कब है? 1980 ईस्वी। 3 नंबर पर विचार बोध जो है वो कब है? 1981 ईस्वी में। केदारनाथ अग्रवाल के ये क्या है? निबंध संग्रह है। काव्य संग्रह आपको बता ही दिए। और जो संस्मरण है, एक व्यक्ति एक युग निराला है। उसके अलावा इनकी जो उपन्यास है वो है पतिया और बैलबाजी मार ले गया। सन 1938 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ के दूसरे अधिवेशन कोलकाता की अध्यक्षता किसने की थी? तो हमें पता ही है, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रेमचंद ने की थी। प्रेमचंद ने उसमें जो अध्यक्षीय भाषण दिया था उसे उन्होंने अपने निबंध संग्रह कुछ विचार में संकलित किया है। दूसरा जो अधिवेशन था वो 1938 में हुआ था। वो कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। त्रिलोचन को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? त्रिलोचन को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ए, बैस है या फिर द ताप के ताए हुए दिन पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ताप के ताए हुए दिन की रचना कब हुई थी? 1980 ईस्वी में। कब हुई थी? 1980 ईस्वी में। ठीक है ना। ताप के ताए हुए दिन की रचना कब हुई थी? 1980 ईस्वी में। और साहित्य अकादमी पुरस्कार कब हुआ था? 1981 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ताप के ताए हुए दिन। धरती जो है ये भी त्रिलोचन की रचना है, जिसकी रचना 1945 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में। गुलाब और बुलबुल है, ये भी त्रिलोचन की है, इसकी रचना 1956 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना। इसकी रचना सबका अपना अपना आकाश भी किसकी है? ये भी त्रिलोचन की ही है। इसकी रचना कब हुई थी? इसकी रचना 1987 ईस्वी में हुई थी। इसकी रचना कब हुई थी? 1987 ईस्वी में हुई। त्रिलोचन की रचनाओं की बात करें तो त्रिलोचन की रचनाएं जो है, सबसे पहला आता है धरती, 1945 ईस्वी। धरती कब है? 1945 ईस्वी में धरती। फिर आता है गुलाब और बुलबुल, धरती, गुलाब और बुलबुल। फिर आता है दिगंत, इससे पहले एक आ जाता है, शब्द भी आता है। फिर आता है दिगंत जो है 1957 में। दिगंत कब है? 1957 में। फिर आता है शब्द, ठीक है, वो है 1980 में। फिर आता है ताप के ताए हुए दिन से मैं उस जनपद का कवि हूँ। ताप के ताए हुए दिन से मैं उस जनपद का कवि हूँ। ताप के ताए हुए दिन 1980 में, और मैं उस जनपद का कवि हूँ 1981 ईस्वी में। मैं उस जनपद का कवि हूँ 1981 ईस्वी में। इसके बाद आता है अर्धान, फूल नाम है एक जो मैं तुम्हें सौंपता हूँ। अर्धान, फूल नाम है एक जो मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ठीक है ना। ये क्रम से है 84, 85, 86 और 87। ठीक है ना। अर्धान, फूल नाम है एक जो मैं तुम्हें सौंपता हूँ। 84, 85, 86 और 87, इस तरह से रहेगा इनका क्रम। और उसके बाद आता है सबका अपना अपना आकाश 1987 में। सबका अपना अपना आकाश 1987 में। फिर आता है चेती अमोला अर्घान, चेती अमोला अर्घान मेरा घर और जीने की कला। चेती अमोला अर्घान मेरा घर और जीने की कला 1987 में, 1990 में, 2002 में और 2004 में। जीने की कला इनकी अंतिम रचना है जो 2004 ईस्वी में। यह है त्रिलोचन के काव्य संग्रह। लिख यहाँ सकते नहीं अभी, क्योंकि लिखने की समस्या ये है कि पहले ही मुझे लग रहा है कि वीडियो जो लंबी होगी है काफ़ी टेस्ट की। निराला से संबंधित सत्य कथन है। यहाँ क्या देखना है? सत्य कथन देखना है आपने। निराला के गीतों में एक बहुत बड़ी शक्ति का विकास होता है, वह है लोकोन्मुखता। सही है। निराला जी व्यक्तिगत प्रणय के ही गीत न गाकर लोक जीवन के सुख दुख को, यातना और संघर्ष को गहराई से उभारते हैं। निराला जी व्यक्तिगत प्रणय के ही गीत न गाकर लोक जीवन के सुख दुख को, यातना और संघर्ष को गहराई से उभारते हैं। बिल्कुल सही है। निराला जी ने छायावाद से एकदम हटकर प्रगतिशील कविताएं लिखी तथा छायावादी कविताओं से हटकर
लोक पर कविता लिखी, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टेस्ट पसंद आया होगा। इसके बाद टेस्ट 20 भी प्रकृतिवाद से संबंधित है। पहले जो 2 टेस्ट पढ़े अपने चैनल पर वो भी प्रकृतिवाद से संबंधित है, और उन टेस्टों में, इन टेस्टों में प्रश्न जो है वो बिल्कुल अलग है। अतः इस तरह से आपको लगभग 30 दूना 60 और 60 दूना 120 जो प्रश्न है व्याख्याओं सहित पूरी तरह से, जब आप ये चारों टेस्ट याद कर लेंगे या चारों टेस्ट की वीडियो देख लेंगे, तो आपको प्रकृतिवाद कहीं भी किसी भी किताब में देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जय हिंद, जय भारत।